हेलो बच्चों। तो पहला लेक्चर में बनाया था संख्या पद्धति पे, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उसमें आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे और कोशिश की जाएगी कि कंटिन्यू वीडियो डाले जाएँ। कुछ दिनों बाद क्लास 10th के लिए भी वीडियो आएंगे। दिन नहीं, जल्दी ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए भी बोर्ड के एग्ज़ाम आएंगे तो उन्हें भी रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें क्विक रिवीजन के हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले, मीडियम दोनों को चलेगा। लैंग्वेज में दोनों का उपयोग करूंगा, जिससे क्या है कि दोनों लोगों की समझ में आएगा। तो अब हम बात करेंगे, हमने नंबर लाइन पर नंबरों को रिप्रेजेंट करना सीखा था। आज हम सीखेंगे नंबर लाइन पर जो अपरिमेय संख्या होती हैं, तो उनको हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि सवाल पूछ लिए जाते हैं कि √2 को इरेशनल नंबर होते हैं, √2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब √2 को संख्या रेखा पे हमें दर्शाना है। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले ये देखो कि √2 हम मिलेगा कैसे। संख्या रेखा पर हमें दर्शाना तो है, लेकिन हमें मिलेगा कैसे √2 नाप तो कुछ होती नहीं है। अच्छा, √2 को हम दशमलव के रूप में अभी लिख नहीं सकते, क्योंकि 1.414 होता है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिल सकती कि कितना बनेगा। तो इसके लिए जब भी इस तरह के नंबर आए तुम्हें कि √2, √3, ये जो अपरिमेय संख्या होती है, इनको कैसे दर्शाया जाता है, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। इन नंबरों को, √ वाले नंबरों को दर्शाने के लिए नंबर लाइन पे हमें इसका उपयोग करना होता है। इसमें क्या होता है कि आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और आपको पता है कर्ण इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसका लग जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब इसका उपयोग करके, इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम √2 को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो देखते हैं कैसे लगाएंगे। हम लिखते हैं √2, तो √2 इक्वल टू, पहले इसे दो भागों में तोड़ो, इसे हम कर सकते हैं 1 + 1। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि एक लंब बनेगा हमारा और एक आधार बनेगा, दोनों को हम लिख सकते हैं। अगर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तो हमें कर्ण का स्क्वायर मिल जाएगा। अब हमें पाइथागोरस त्रिभुज के लिए हमें त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। हम इसे नंबर लाइन मान लेते हैं 0, 1, 2 इस तरह से। अब हमने ये भी 1 माना और इसको भी 1 माना, तो हमारा ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं √2। अब ये दूरी हमें मिल गई, इस दूरी को हम प्रकार में ले करके और चाप लगा देंगे। जहाँ पर भी काटेगा वो दूरी हमारी क्या होगी, √2 बनेगी। तो आशा करता हूँ √2 आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है √3 को नंबर लाइन पर दिखाओ। अब 3 को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए देखो, मैंने 2 को भी 2 भागों में तोड़ा, तो मुझे 3 भी 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो 3 को हम लिख सकते हैं √ में 2 + 1। अब किसी को भी लंब मानो, किसी को भी आधार मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल करेंगे, जो हमें सुविधा दिखेगी हम उस संख्या को वो मानेंगे। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों संख्या कब आएंगे, ये संख्या बनी होंगी हमारी। अब 2 किसका वर्ग होता है, आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा 2 किसका वर्ग होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 2 है वो √2 का वर्ग बनता है, प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको इसमें एक लंब मिल जाएगा और एक आधार मिल जाएगा। अब लंब किसे माने, आधार किसे माने, दुविधा ये होती है। लेकिन सबसे पहले दुविधा यह है कि √2 कैसे निकलेगा। तो देखो √2 को तो इसी तरह से निकाला जाएगा, इसका तरीका तो यही है।
अब हम √3 मापेंगे कैसे फिर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0, 1, 2। सबसे पहले हम √2 बनाएंगे। √2 बनाने के लिए हमें 1 चाहिएगा और 1 चाहिएगा, और ये हो जाएगा √2। ये एंगल 90 का होगा, ये भी 1, तो ये हो जाएगी √2। अब √2 मिल गई। अब √2 मिल गई, अब इसे आधार मानो, और आधार मान के इसके ऊपर एक फिर से परपेंडिकुलर खींच दो 1 सेंटीमीटर का। अगर ये 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर होगा और ये आधार 2 होगा, तो जो हमारी ये वाली रेखा होगी ये कितनी होगी? ये बनेगी √3। तो कई बार आपने देखा होगा एक के ऊपर एक फिगर बने होते हैं, वो इसी तरह से सवालों के बनते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर एंगल कितने का होगा? तो यहाँ पे एंगल होगा 90 का, क्योंकि जब भी तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होगा। सब सेंटीमीटर में है, या मापे किसी में भी मीटर में भी बोले तो वो अलग बात है हमें। तो ऐसे कर इस तरह से ये √3 का निकल आएगा, √2 का निकल आएगा। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि √4 का निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए कि √4 को हम क्या लिख सकते हैं? √ के अंदर 2 × 2, तो इसका जो वर्गमूल होता है वो 2 आ जाता है, और जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है वो संख्या परिमेय होती हैं, अपरिमेय नहीं होती हैं। तो ये तो 2 बन जाएगा, और 2 का तो आप आसानी से बना सकते हो, 2 तो आपको पता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें कि किस तरह की संख्या परमेय होती है, किस तरह की अपरमेय होती है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देगा कि कौन सी संख्या परमेय अपरमेय है, जैसे बोल देगा √2, √3, √4, √5, √7, √9 बोल देता है कौन सी संख्या परमेय है या कौन सी अपरमेय है। तो देखो, इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा, ये 2 बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा, ये 3 बन जाएगा। तो ये दोनों संख्या कैसी हैं? ये परमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर हैं ये इरेशनल नहीं है। बाकी जिन संख्याओं के √ नहीं निकलते, स्क्वायर रूट नहीं निकलते, वो संख्या हमारी इरेशनल होती हैं, यानी कि अपरमेय संख्या कहलाती हैं। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अभी हम 1-2 सवाल और देखेंगे, इसे मैं साफ किए देता हूँ। लेकिन इस फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखें, कोई भी सवाल होगा इस तरह का वो इसी से निकलेगा। जो आपका ये फॉर्मूला है इसका याद रखें। बच्चे ये सोच नहीं पाते हैं कि ये कैसे होगा, बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं कि नंबर लाइन पे नंबर कैसे निकाले जाते हैं। तो इसे मिटा देते हैं और सारे नंबर देखते हैं हम कैसे निकलेंगे। इसको हम लिखा रहने देते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए √7 को संख्या रेखा पर दिखाइए या नंबर लाइन पर दिखाइए, तो √7 को, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, √7 को इसमें से एक तो संख्या ऐसी निकालो जो इसके स्क्वायर में आ रही हो किसी ना किसी के में। तो √7 को हम लिख सकते हैं √4 + 3। देखो 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन 3 √3 का स्क्वायर बनेगा। अब हम इसे दूसरे टर्म में क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस, और 3 किसका स्क्वायर बनूंगा? √3 का स्क्वायर। अब एक तो हमें मिल गया, एक तो हमारा बेस बन जाएगा और एक बन जाएगी हमारी हाइट। हमारे पास 2 तो है, अब √3 हमारे पास नहीं है। तो पहले क्या करेंगे? पहले √3 निकालेंगे। √3 निकालने के लिए √2 निकालेंगे। तो 2 निकालना आपको आ गया, 3 निकालना आपको आ गया। कैसे निकालते हैं? तो शुरू करते हैं सवाल को। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, हम नंबर लाइन बना ली है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए? √3। तो √3 के लिए हमें क्या करना होगा? 2 + 1, तो पहले √2 निकालेंगे। अब इसका डायग्राम है 2-3 भागों में बनेगा, तो मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, इस जगह की हमें ज़रूरत पड़े। तो देखते हैं, ये 1 और ये 1, ये एंगल 90, तो ये कितना बन गया? √2। अब √2 ये 1 इसके ऊपर, ये 1 और ये एंगल 90, तो ये बना √3। √3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? 3 तो हो गया हमारे पास, देखो एक लेंथ तो हमें मिल गई, और दूसरी हमारे पास 2 है, तो 2 तो हम नाप सकते हैं। तो इसके ऊपर फिर से परपेंडिकुलर डाल दीजिए 2, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसे। अब इसको मिला देंगे इससे, तो ये जो रेखा बनेगी वो बनेगी √7, ये 2 है। तो ऐसे ही चित्र आपने किताबों में देखे होंगे। अच्छा, नंबर लाइन पर नापते कैसे हैं इसे? तो इस दूरी को आप यहाँ से प्रकार में लीजिए और ऐसे करके चाप लगा लीजिए। जहाँ भी ये आ जाएगी, जहाँ भी ये काट देगी, उतनी ही दूरी हमारी ये बन जाएगी। जितनी भी दूरी है, जहाँ भी काट देगी वो दूरी हमारी क्या बन जाएगी?
√7। हालांकि 2 से बढ़ी जाएगी ये दूरी, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है, 4 में कुछ जुड़ रहा है तो वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगी ये। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसके स्क्वायर के पास में जा रही है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अब 4 से तो बड़ी है ना 7 + 3, तो 2 से आगे बनेगी, इस एरिया में आएगी ये। कहीं वैल्यू एग्जैक्ट नापोगे तो आपको नाप मिल जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें किस किस के बीच में आएगी। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज़ का मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि सबसे सरल जो नंबर होते हैं इसमें, जो स्क्वायर के जस्ट एक बढ़ाकर के नंबर दिया जाता है वो बहुत आसानी से एक ही लाइन पे बन जाता है। कैसे बनता है समझें। जैसे होगा √10, √10 को क्या लिख सकते हो आप 9 + 1, तो देखो ये तो 3 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप 3 भी खींच सकते हैं, 0 1 2 3 और 1 भी खींच सकते हो। ये मिला दीजिए, ये हो जाएगी √10। ठीक है। ऐसे ही करके 4 के स्क्वायर के पास में आती है √17, ये सिंपल होती है। इसे आप क्या लिख सकते हो 16 + 1, और 16 मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब आपको क्या चाहिए, एक 4 चाहिए, एक 1 चाहिए, और आप इसे मिला दीजिए, ये हो जाएगा √17। इस तरह के होते हैं वो तो सिंपल होते हैं। लेकिन +2 कर देता, जैसे 18 का पूछ लेता आपसे, तो क्या करना पड़ता आपको 17 की जगह पे 18 लिखना पड़ता है, यानी कि 16 + 2, और 2 किसका होता है √2 का। तो फिर फिगर के ऊपर फिगर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसी सवाल को मैं एक तरीके से और बताऊं, कुछ किताबों में तो इस तरह से करवाए जाते हैं, कुछ में क्या होता है कि पहले मैंने √2 निकाला, इस दूरी को नाप लिया, अब इसको मैंने √2 बना दिया, अब यहाँ पे 1 लूँगा, तो वो इस तरह से नापते हैं। अब मेरा √3 आएगा, अब √3 को मैं नापूंगा, फिर काटूंगा कहीं, फिर 1 बनाऊंगा, तो फिर √7 आएगा। तो कुछ किताबों में इस तरह से भी ये बनाए जाते हैं, मीन्स फिगर के ऊपर फिगर ना चढ़ा करके एक ही फिगर में इस तरह से कर दिए जाते हैं। जैसे एक दूरी दे दी जाती है, डॉटेड लाइन से दिखा दी जाती है, फिर दूसरी दे दी जाती है, डॉटेड लाइन से दिखा दी जाती है, फिर तीसरी दे दी जाती है, डॉटेड लाइन से दिखा दी जाती है। तो कुछ किताबों में इस तरह से भी एक ही फिगर पे बनाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसे मैं हटा देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं। बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और आप लोगों को समझाया जाएगा। तो ये तो नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन के अलावा अब हम यूज करेंगे कि अगले चैप्टर पर जाएंगे। इसी की एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे आपने कक्षा 8 में पढ़ी होगी करड़ी। अब बोलोगे कि यहाँ पे करड़ी कैसे आ गई, तो करड़ी के लिए देखो फॉर्मूले कक्षा 8 के। हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैथमेटिक्स 1 से जुड़ा होता है। जो आप 7th में पढ़ के आओगे उसका बड़ा रूप 8 में मिलेगा, जो 8th में पढ़ के आओगे उसका बड़ा रूप 9th में मिलेगा, जो 9th में पढ़ के जाओगा उसी का बड़ा रूप 10th में मिलेगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बढ़ा दी जाती है। तो कृपया करके एक बात बच्चे ज़रूर ध्यान रखें, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, हिंदी मीडियम के बच्चों को क्लास बहुत जंप कर देते हैं बच्चे। तो क्लास जंप ना करें। अगर क्लास जंप कर रहे हो तो मैथमेटिक्स को एक तरफ से पढ़ें। एक तरफ से मैथमेटिक्स को पढ़ोगे बेटा, ये आपका बेस है जो 6th 7th 8th 9th और 10th। अगर इस गणित को आप स्किप करोगे तो आगे आप बहुत पछताओगे। जो कोचिंग आप देखते हो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, उसमें आप अगर मैथमेटिक्स देखोगे, टेक्स्ट बुक उसकी उठा के देखना, तो उसमें जो मैथमेटिक्स होता है वो 10th तक का ही मैथमेटिक्स आता है। लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, कोचिंगों में लाइन लगी होती है। क्यों लगी होती है? क्योंकि समय पे पढ़ा नहीं। अगर ये बेस होता है, अगर इसे आप अभी से पढ़ के जाओगे, कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी तुमको भी। कोचिंगों में क्या ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिकें सिखाई जाती हैं, जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करने सिखाए जाते हैं। तो उन्हें याद करने के लिए कितना याद करोगे आप, समझने की ज़रूरत होती है शॉर्ट ट्रिक को। शॉर्ट ट्रिक होता है एंड पॉइंट ऑफ रिजल्ट। जो भी आप ऊपर से सॉल्व करते चले आ रहे हो, जो आखिरी का एंड पॉइंट होता है उसी वही शॉर्ट ट्रिक बनता है। कोचिंग में आपको डायरेक्ट लिखा दी जाती है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग अभी से अच्छे से पढ़ के जाएँ। तो आपको ये नहीं है कि कोचिंग हो सकते हैं करनी पड़े, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आपको भी है, लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक फिर पढ़ने जाओगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक रटनी नहीं पड़ेगी, वो चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। और हो सकता है आप एक ही बार कोचिंग करो, बार बार कोचिंग जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। जो भी बच्चे होते हैं जो बार बार 3-3 साल 4-4 साल से एक मैथमेटिक्स पढ़े जा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में वो क्या पढ़ रहे हैं, इतना क्या है। एक बार में भी क्लास में वही पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक उतना ही है। दूसरी बार जा रहे हैं फिर भी वही पढ़ाया जा रहा है, तीसरी बार जा रहे हैं फिर भी वही पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे बच्चे जाते हैं ज़्यादातर जिनका बेस कमज़ोर हो जाता है।
नहीं, अगर एक बार जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया तो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, बुक लाइए या इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो भी मिल जाती हैं, क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, आप सॉल्व कीजिए। फिर आपको ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। जिस तरह से शरीर की स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम कसरत करते हैं, उसी तरह दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें मैथमेटिक्स दिया गया है। मैथमेटिक्स आपको कभी स्किप नहीं कराया जाता, क्लास 1 से लेकर के पढ़ाया जाता है। देखो, आपको फॉर्मूला एक ही लिखा है लेकिन सवाल कई तरह से बनते हैं, तो मैथमेटिक्स सोचने पे मजबूर करता है कि इसे कैसे किया जाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स को कंपलसरी किया गया है। इंडिया के अंदर तो 10th तक मैथमेटिक्स रहता ही है, उसके बाद में अब आप फिर 11th में जा कर के आप करो तो 10th तक तो सबको पढ़ना पड़ता है। इसीलिए पढ़ाया जाता है कि मैथमेटिक्स 10th तक माइंड को डेवलप करता है। बाकी सब्जेक्ट होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट हैं, आप लर्न कर लेते हो, याद करके चले जाते हो, काम चल जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स आपको एक फार्मूला दे दिया जाए लेकिन उसी एक फार्मूले पे 50 तरह के सवाल बन जाते हैं। आप लोगों को सोचना पड़ता है कि सवाल कैसे हल करें, कैसे इस सवाल में वैल्यू निकालें। तो मैथमेटिक्स आपकी दिमाग की कसरत करवाता है। तो मैथमेटिक्स को कम से कम बच्चे स्किप ना करें। यूपी बोर्ड में और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ज़्यादातर ये होता है। छोटी छोटी क्लासों में भी बच्चे मैथमेटिक्स पर ध्यान नहीं देते, सीधे आकर 9th और 10th को ही वो इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है कि आप लोगों की समझ में चीज़ें नहीं आती, या आती हैं तो बहुत कम आती है या टाइम लगता है। तो 6th 7th 8th मैथमेटिक्स इसके बिल्कुल ना करें, मैथमेटिक्स एक तरफ से पढ़ें। आगे देखते हैं। सारी मेहनत आप लोगों को ही करनी होती है। टीचर तो आपको सिर्फ समझा सकता है, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे सीखोगे आप। तो आज हम देखेंगे करणी कैसे होता है। तो करणी का मतलब होता है घातांक। अब घातांक और करणी में अंतर इतना हो जाता है कि एक करणी लिखा है, एक घातांक लिखा। जब कोई वैल्यू मैंने लिखा 2 की पावर 1/2, तो ये तो होता है अपना आधार और ये होती है घात। तो इसे तो हम कहते हैं घात के रूप में। लेकिन 2 की पावर 1 इसको मैं अगर इस तरह से लिख दूँ तो ये रूप होता है करणी रूप। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये वाला रूप होता है घात रूप और ये वाला रूप होता है करणी रूप। दोनों रूपों में समझ में आना चाहिए कि किस रूप में हमें संख्या दी गई है, हम संख्या को कैसे हल करें। यह घात रूप होता है और ये होता है करणी रूप। अब आप कह सकते हो कि सर जी आपने यहाँ तो घात 1/2 लगाई, यहाँ अंडर रूट क्यों लगाया गया। तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखें कि घातांक और करणी या कुछ करने के लिए, इन सवालों को हल करने के लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो बेसिक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि √2 की वैल्यू होती है 1/2। मैंने लिखा 3, इसका मतलब होता है वैल्यू 1/3 जाएगी। अब ये वैल्यू जाती कैसे है उसको ऐसे समझ लो। जैसे लिखा 2 की पावर 1/2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ √2। मैंने लिखा 2 की पावर 1/3, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2, लेकिन यहाँ पे मुझे 3 लिखना पड़ेगा, क्यूब रूट बन जाएगा। अगर ये ऐसे लिखा है 2 की पावर 4, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 1/4। इन चीज़ों को समझ लें कि किस सिंबल का क्या मतलब होता है, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे आप सवाल ब्रेक नहीं कर पाओगे कि किसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं या कौन सी घात को हम किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। अब घातांक और करणी करने के लिए कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा हो जाता है, जैसे लिखूँ मैं a की घात m, इसकी घात n, तो इसका मतलब हो जाता है a की घात m × n। घातों का आपस में क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं, n है ये, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल साथ साथ लेके चलते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं लिखूँ 2 की घात 2, छोटे से ही एग्जाम्पल लेंगे, इसकी वही घात 2। अब मैं इसे मैंने डायरेक्ट तो लिखा 2 की घात 2 × 2 = 2 की घात 4, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या बनेगा। तो देखो हम 2 की घात 2 और उसकी घात 2, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 4, और फिर ये 4 का स्क्वायर कहलाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम 16, और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो हम इस तरह से डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ज़्यादातर सवालों में उपयोग होता है। अगला देखते हैं, एक होता है a की घात m / a की घात n, तो इसे लिख सकते हैं हम a की घात m - n। सवालों में देखेंगे समझेंगे, समझो कैसे होता है ये। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखा मैंने 2 की घात 3 / 2 की घात 2,
तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट फार्मूले से लगाएं तो 2 की घात 3 माइनस 2 और हो जाएगा ये 2 की घात 1 इक्वल टू 2 लिख देंगे। अब करके देखते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं, देखो 2 की घात 3 को 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा 2। तो आंसर हमारे दोनों सेम आए, मीन्स ये फॉर्मूला दूसरा हो गया। इन चीज़ों को ध्यान रखें, पहला फार्मूला दूसरा फार्मूला एक एक करके मैं आपको पहले बता देता हूँ, समझा देता हूँ। करणीय घातांक करने के लिए सवाल 1-1 तो 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, हालांकि 9th में है लेकिन 10th में बोर्ड में भी पूछ लिए जाते हैं। एक फार्मूला होता है हमारा a की घात 0 इक्वल टू, इसका मान हमेशा 1 माना जाता है, ये हमारा तीसरा फार्मूला है। एक फार्मूला हो जाता है हमारा चौथा, इसे हम लिख सकते हैं a इंटू बी की घात m होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की घात m इंटू बी की घात m। एक फार्मूला हमारा हो जाता है a अपॉन b की घात m, तो इक्वल टू ये हो जाएगा a की घात m अपॉन b की घात m। और हमारा क्या रह गया 3 4, ये 5वां हो गया। छठवां फार्मूला हमारा कहता है किसी संख्या की घात माइनस की होती है, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a की घात n घात प्लस। सातवां फार्मूला बनेगा हमारा a की घात m इंटू a की घात n, तो ये हो जाता है a की घात m प्लस n। ये फार्मूला हमारे बहुत काम आएगा, इसको उपयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम आता है। अब देखो ये जो 7 फार्मूले लिखे गए हैं, 2 पहले और 3 अब ये 5, तो इन फार्मूलों में होता क्या है कि ये सवालों के बीच में उपयोग किए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एक सवाल में एक ही फार्मूला लगेगा, सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारी कंडीशन कौन सी बन रही है, हमें कंडीशन याद रखनी है सारी। अगर आप कंडीशन याद रखोगे तो आप सवाल कर पाओगे। कंडीशन के ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे कि सातों का उपयोग होगा कैसे, कंडीशन याद रखेंगे कि किस तरह की कंडीशन में हम क्या उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ जैसे अब सवालों पे आते हैं, तो 1-2 सवाल देख लेते हैं हम। तो सवाल हम पहला देख लेते हैं, जैसे लिखा है 32 की पावर 1/5। अब इसका बोला गया है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में कह सकते हैं सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई इसे कैसे करें, देखो ये 32 लिखा है और इसकी पावर क्या लिखी है 1/5। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसके फैक्टर करें 32 के, इसको फैक्टर करो। हम क्या करेंगे, हम ऐसा नंबर यहाँ लाने की सोचेंगे जिसकी पावर में ये 5 आ जाए, मीन्स इसकी जगह पे किसी की घात 5 बनावे से हम इसे करेंगे 2 से फैक्टर करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1। तो ये हो गया 2 की पावर 5 बन गया। अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 1/5। अब क्या बनेगा फार्मूला, a की पावर m की पावर n, मीन्स पावर की पावर आ गई। a इक्वल टू यहाँ पर 2 मान लिया जाएगा, m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 1/5 मान लिया जाएगा। अब हम इसे कैसे करेंगे, इसे करेंगे 2 की 5 इंटू 1/5। देखो 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या आ गया आंसर 2, हो गया सिंप्लीफाई। बहुत ही सरल है, समझ में आ गया। बार बार प्रैक्टिस ज़रूर करना, अगर समझ में ना आए देखना, और अगर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको तरीका कैसा लग रहा है। और सवाल करते हैं, इन फार्मूलों को हम लिखा रहने देते हैं। इससे क्या है कि आपको पता चलता रहेगा कि हमने किस सवाल में कैसे करके पहचाना कि क्या कंडीशन लगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि समझ में ये नहीं आता कि कंडीशन कौन सी लग रही है। कंडीशन ये 7 लिखी है लेकिन समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पे बना पावर की पावर, तो पावर की पावर मीन्स ये आ गया, ये कंडीशन लगी। पावर की पावर में क्या हो जाता है, दोनों पावर का मल्टीप्लाई। हमने दोनों पावरों को मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई करना आपको आता है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अगला 1-2 सवाल और देख लेते हैं। कुछ अच्छे सवाल भी आएंगे तो उन्हें देख लेते हैं। जैसे एक सवाल आया है कि √9 की पावर -3 सवाल आया, तो अब हम सवाल को देखते हैं।
तो सबसे पहले तो हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हो सकता है इस सवाल में। ये लिखा है हमारा √9, ठीक है। हम जानते हैं कि रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो हम इसे लिख सकते हैं 9 की पावर 1/2 की पावर -3। अब पावर की पावर बनी तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 9 की पावर -3 × 1/2, और ये हो जाएगा 9 की पावर -3/2, इतना बन गया। अब देखते हैं यहाँ पर नीचे 2 आया, तो हम इसे रिजॉल्व करेंगे, इसे हटाने की कोशिश करेंगे। हम लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2 और इसकी पावर -3/2। अब पावर की पावर लगाइए तो हम इसे क्या कर सकते हैं 3 की पावर 2 × -3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3 की पावर -3। अब देखो ये बचा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताया है, ये रहा, अगर कोई संख्या की पावर माइनस होती है तो हम उसे अपॉन में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3, और हम इसे लिख सकते हैं 1/27। तो देखो एक एक स्टेप करके, ऐसा नहीं है कि एक सवाल में एक ही फार्मूला लगेगा, एक सवाल में एक फार्मूला ये लग गया, एक फार्मूला ये लग गया, और भी आ जाएंगे आने के लिए। तो जो भी होगा इन चीज़ों को समझ में आना चाहिए आपको, ये कि इस चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो आप सवाल कर सकते हो। और देखते हैं सवाल, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे हम, क्वेश्चन जितने आप करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। हाँ, एक ऐसा सवाल देख लेते हैं, जैसे आता है इन सवालों से बच्चे बहुत घबराते हैं। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर प्लस में ही है, सॉरी ये माइनस है, n-1 2 की पावर n प्लस 1 प्लस ये क्या है माइनस है, -2 की पावर n। इस तरह के सवाल आ जाते हैं, तो इनसे बच्चे बहुत घबराते हैं कि ये कैसे हल होते हैं। तो देखो इस चीज़ को हम समझेंगे, इसमें भी हमारी सर्वसम का जो हमने ये फार्मूले लिखे हैं इनका ही उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ये तो लिखा है 2 की पावर n, इसके साथ तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे n-1 हो रहा है। अब देखो घातें कब घटती हैं, घातें कब घटती हैं, जब घातों का भाग किया जाता है तब घातें घटती हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर n/2, क्योंकि घात 1 कब बनेगी जब नीचे 2 रहा होगा, तो हमने इसे ब्रेक कर दिया। इसी तरह से नीचे वाले में घातें कब जुड़ती हैं, जब मल्टीप्लाई में नंबर होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो हमें इसे लिखना पड़ेगा 2 की पावर n × 1 है तो इंटू में 2 आएगा, -2 की पावर n, ये वैल्यू बन जाएगी। अब देखो ऊपर इसके नीचे आप चाहो तो 1 मान सकते हो। अब ऊपर 2 की पावर n तो कॉमन है, तो 2 की पावर n तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 + 1/2, या 1/1 बाद में देख लेंगे उसे एलसीएम लेकर के। 2 की पावर n, यहाँ बचेगा 2 - 1। जब पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया है, 2 की पावर n / 1, क्योंकि दोनों को एक जैसा बना दिया है, हालांकि 1 से भाग दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आती है, जैसे यहाँ से पूरी, तो उस जगह पे हम 1 लिखते हैं। 1 क्यों लिखते हैं कि हम हमेशा संख्या के साथ मानते हैं, जैसे 2 की पावर n, इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो रखा है। अगर हम 1 को हटा देंगे तो जब हम 2 × 2 की पावर n कॉमन आ गए तो अंदर क्या बचेगा, ये इतना कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम इसमें 1 लेके चलते हैं। जब पूरी वैल्यू कॉमन आती है तो उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब देखो भाग लग रहा है तो इससे तो ये कट गया, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा आपका 3/2, ये आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूँ इस तरह के सवाल जो होते हैं, सबसे पहले देखो कि जो पावर हैं प्लस माइनस में हो रहे हैं जैसे भी हैं, पहले उनको अलग करो। जब आप उनको अलग करोगे तो आपको दिखेगा कोई चीज़ कॉमन आ सकती है या कोई चीज़ कट सकती है, तो आप फिर उन्हें काट सकते हो। जब कट जाएंगे तो नंबर बचेंगे, और नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न सब आपको आता है। तो आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसे मैं रफ कह देता हूँ, ये इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3x = 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2/3 की पावर x। अब आधार समान है तो यहाँ पे हो गया 1 की घात m/1 की घात n, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3x = 3 की घात
2 माइनस एक्स। अब हमेशा याद रखना वो एक लाइन, इन्हें आधार बोलते हो, इन्हें ऊपर वालों को घात। जब आधार समान होते हैं तब घातों की तुलना करते हैं। आपको एग्जाम के अंदर ये लाइन लिखनी पड़ेगी। जब आधार समान होते हैं तो हम घातों की तुलना करते हैं। अब घातों की तुलना करेंगे तो हम घातों को उपयोग में करेंगे, इधर करते हैं। यहाँ पर हो गया 3x, 3 की पावर 3x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर क्या है 2 माइनस एक्स। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो देखो x को एक तरफ करते हैं सबसे पहले, तो ये x है, इधर हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स इक्वल टू 2। जब भी इक्वल टू के इधर उधर कोई भी वैल्यू जाती है तो अपना साइन चेंज करती है वो वैल्यू। इधर हो जाएगा 4x इक्वल टू 2, और इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 2/4, ये हो जाएगा 1/2। तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से ये सवाल किए जाते हैं। आधार पहले कोशिश करो एक जैसे बन जाए। अगर आधार एक जैसे बन रहे हैं फिर घातों की आप तुलना कर सकते हो और x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये होते हैं इनके तरीके। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे तरीके मैंने बता दिए हैं। घातों की तुलना भी कब कैसे की जाती है, सवाल हम और देखेंगे। अभी हम सेशन ख़त्म नहीं करेंगे, सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, इसे मैं मिटा देता हूँ। ये याद रखना कि क्या ये लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर इस कंडीशन के बाद। तो जी हाँ, अगर ये कंडीशन आपकी ये बनेगी तो ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये लाइन नहीं लिखोगे तो उसे नहीं पता कि आपने ये कैसे वैल्यू की है। जब आप ये लाइन लिख देते हो तो सामने वाले की समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया वो क्या कर रहा है, कि वो घातों की तुलना कर रहा है, इसलिए उसने घातों का उपयोग किया है और उनकी तुलना की है। आधार समान है दोनों के। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट ये इक्वेशन पे जाओगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि अभी तक वैल्यू इस तरह से थी, अब ये वैल्यू कैसे लिख दी गई है। समझने वाले समझेंगे, लेकिन गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखना है आप लोगों को। आप लोगों को ये लाइन मस्ट है, लिखनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों पे छोटी छोटी चीज़ होती है जो बोर्ड के पेपर में पूरे नंबर दिलाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, उन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं या स्किप मार देते हैं जल्दबाजी के समय में। हाँ, दूसरी चीज़ होती है कि टाइम कहाँ होता है। तो बेटा जी मैं तो यही कहूँगा कि टाइम तो आप लोगों को खुद क्रिएट करना पड़ता है। आप अपनी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। कैलकुलेशन आप फास्ट करो, इन चीज़ों को आप फास्ट करो। तो अगर ये चीज़ आप फास्ट कर लोगे तो वहाँ पे आप टाइम बचा लोगे, लेकिन ये तो लिखना पड़ेगा, ये मस्ट होगा। तो देखो सबसे पहले देखो 9 को क्या लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 की पावर 3/2 प्लस 3 इंटू, किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसे हम क्या लिखते हैं 1 माइनस। अब जो लग रहा है जिसमें उसको फॉर्मूले को साथ के साथ अप्लाई करते चलें। यहाँ पे क्या हो रहा है घात माइनस में, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 81 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि घात मैंने बोला कि माइनस से प्लस हो सकती है जब हम संख्याओं को ऊपर और नीचे ट्रांसफ़र करते हैं तब। अब हम इसे लिख सकते हैं, देखो घात की घात बनी तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3/2 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं हम 9 का स्क्वायर की पावर 1/2। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगी और इससे ये कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 3 माइनस 9, ये बन जाएगा हमारा 27 प्लस 3 माइनस 9, ये हो जाएगा 30 माइनस 9 आ जाएगा 21। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 21। तो आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। सिंपल है, जो चीज़ जहाँ अप्लाई हो रही है उसे वहाँ अप्लाई करते चलें। आप चाहो तो साइड में इन चीज़ों को लिख भी सकते हैं कि ये वैल्यू कैसे बनी, ये वैल्यू कैसे कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हम चूँकि होता है ए की पावर m की पावर n इक्वल टू लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, ऐसे करके लिख सकते हो। आपने इसका उपयोग यहाँ पे किया है, आप इसे कर सकते हो। इस लाइन में 1 कैसे बना, तो इस लाइन को भी आप लिख सकते हो। हम जानते हैं कि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर आप लाइन में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे फिर भी चल ठीक है, ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इन चीज़ों को ज़रूर लिखें। एक एक करके अगर आप उपयोग को लिखोगे तो आपके सामने वाले जो कॉपी चेक कर रहा है उसे पता है कि बच्चे को आता है। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक दो क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, तो उनको हम लिख लेते हैं। जैसे दिया है, एक क्वेश्चन दिया है हमें
16 इंटू 2 की हम इसे देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन एक दो बनते हैं, आपकी बहुत सारी जो बुक्स हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और लड़के से छोड़ देते हैं ज़्यादातर। तो देखते हैं, हमने सबसे पहले इसमें ये देखो जो पावर है उनके साथ में हम क्या कर सकते हैं, जो प्लस माइनस में है उनको 16 को 16 रहने देते हैं इंटू इसे क्या कि पावर ऐड हो रही है। ऐड कब होती है पावर, जब गुणा होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 क्योंकि पावर 1 है, माइनस 4 इंटू 2 की पावर n डिवाइड बाई, इसे लिख सकते हैं हम 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 क्योंकि यहाँ पे 2 है तो बेस तो लेना पड़ेगा, माइनस 2 इंटू 2 की पावर n, फिर से प्लस 1 है तो इंटू 2 कर सकते हैं। अब देखो हम इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाले में से 2 की पावर n, सॉरी n है ये, दोनों हैं तो एक तो 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा। एक देखो 4 यहाँ है और यहाँ 16 है तो 16 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, इंटू 4 भी कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचेगा बताओ। जब 4 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 इंटू ये वाला 2 रह जाएगा, माइनस यहाँ से ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। नीचे देखो एक तो 2 की पावर n आ रहा है और 4 दोनों में आ रहा है, यहाँ रह जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 2 माइनस यहाँ भी 1 ही रह रहा है, ठीक है। अब इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसे क्या लिख सकते हैं हम 4 दूनी 8 माइनस 1 बट्टे इसे क्या लिख सकते हैं, ये भी 4 हो जाएगा 416 माइनस 1 तो इसे हम लिख सकते हैं 7/50। ये इसका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा ये कैसे किया गया है। सबसे पहले जो पावर दी है उनको अलग अलग किया गया है, कॉमन वैल्यू आ रही है उसको कॉमन लीजिए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ क्या बचा है उन चीज़ों को लिखिए और जब उसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर सीधा आपको मिल जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत सवालों में यही होती है कि इनको किस तरह से ब्रेक करें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि इन्हें ब्रेक करने के लिए इनका उपयोग जरूर करें। कि घात कब प्लस की हो रही है तो आपको प्लस वाला लगाना है, घात इस तरह से प्लस की होती है, अगर माइनस होती तो माइनस वाले को देखते, इससे पहले वाले में आया था घात में माइनस कैसे की जाती है। इनका उपयोग आप करोगे और बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें फिर याद हो जाएंगी, बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसे मिटा देता हूँ मैं, अलग करेंगे। इसे लिख सकते हैं 5 की पावर n, अब घात प्लस में हो रही है तो क्या हो जाएगा इंटू 5 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2 डिवाइड, इसे 9 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 माइनस 5 की पावर n इंटू 5 इंटू 4। अब देखते हैं हम, देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है। एक तो 5 की पावर n तो आ ही रहा है कॉमन इसके साथ में, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 अकेला है, यहाँ भी 5 है, तो हम क्या करें एक 5 और कॉमन ले लें। अब बचेगा हमारा, जब 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, हो जाएगी 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 बचेगा क्योंकि एक पावर बाहर आ गई, एक ही बचेगी अंदर। नीचे 5 की पावर n इंटू 5 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा 9, ये तो कॉमन आ गया, माइनस यहाँ क्या बचेगा एक, ये कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 4। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 125, 5 की पावर 3 125 होता है, माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 अपॉन, और इसे हम करेंगे तो 5। अब हम इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, ये बनेगा 95/5 और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 90। तो ये आ गया इसका आंसर सीधा सीधा। इस तरह के से सवाल पूछे जाते हैं तो इन सवालों को देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, अक्सर उनकी समझ में नहीं आता कि सवाल कैसे हैंडल करें। तो हैंडल करने का एक ही तरीका है कि जो ये पावर दी है पहले इनको ब्रेक करो, इनको हटाओ, जब इनको हटा दोगे आप फिर आप कॉमन लीजिए जो कॉमन आ रहा है और उसे कैंसिल आउट कर दो, ये पावर लगभग कैंसिल आउट हो ही जाती हैं। जब भी इस तरह के सवाल होते हैं, अगर उसमें n का मान ना पूछे, अगर n का मान पूछ लेता तो पावर कैंसिल आउट नहीं होती, कहीं ना कहीं फिर इसमें n बचती है। लेकिन अगर इस तरह का सवाल होता है, बोलता है सिंप्लीफाई कीजिए, तो लगभग पावर कैंसिल आउट हो ही जाती हैं। तो आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और हम देखेंगे, अच्छा टॉपिक है ये।
तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया है 3 की पावर 2x प्लस 3 की पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 1। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात कीजिए, हिंदी में कहेंगे x का मान ज्ञात कीजिए। अब कहोगे कि अब इसे सॉल्व कैसे करें, तो देखो इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे दिखता है, हम इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरह से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका उपयोग करेंगे, जैसे लिखा है 3 की पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 1। अब आप जानते हो 1 किसकी वैल्यू होती है, तो 1 है कहीं वैल्यू किसी की पावर, अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या करते हैं 1। अब हम इसे अगली लाइन में लिखेंगे 3 की पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू, हम लिखेंगे 3 की पावर 0। अब हम यहाँ 2 की पावर 0 भी ले सकते थे, 4 की पावर 0 भी ले सकते थे, लेकिन हमने 3 की पावर 0 लिया है। 3 की पावर 0 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर 3 आधा सेम, बेस को सेम करना है हमें। अगर हम बेस सेम नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें बेस सेम रखना है, इसलिए हमें यहाँ 3 की पावर में समथिंग है तो हमें 3 की पावर 0 लेनी है। अब आप जानते हो कि जब आधार यानी कि बेस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, घातों की तुलना करते हैं। तो लिख दो आधार होने पर घातों की तुलना करते हैं, तो करते हैं तुलना, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। और हम इसे लिख सकते हैं 2x इक्वल टू माइनस 3, जब 3 उधर ले जाएंगे संख्या चेंज, साइन चेंज करेगी, और 3 इक्वल टू x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 3/2। एक तो वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, x की वैल्यू माइनस के 3/2। अब इसी का हम एक दूसरा तरीका और दिखाता हूँ आपको कैसे करना होता है। दूसरा तरीका लगाते हैं, मैं कोशिश करूँगा इन घातों को ब्रेक करेंगे। तो चलिए इसे मिटा देता हूँ मैं। देखो इसे हम लिख सकते हैं, घात प्लस की हो रही है यानी कि 3 की पावर 2x। घात प्लस की कब होती है बताओ, जब मल्टीप्लाई होता है, इंटू 3 की पावर 3 इक्वल टू 1। और हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 3 क्या होता है 27 इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे 27 को इसके नीचे भेज देंगे जो 3, क्योंकि हम इसकी वैल्यू इसको अलग रखेंगे, नंबर को हम एक तरफ लेके जाते हैं सभी। तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2x इक्वल टू 1/27। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 की पावर 2x इक्वल टू 1/3 की पावर 3। और हम क्या लिख सकते हैं इसे कि 3 की पावर 2x इक्वल टू 3 की पावर -3। अब फिर से घातों की तुलना कर सकते हो आप, फिर से वैल्यू आ गई 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे घातों की तुलना करने पर 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू माइनस के 3/2। वैल्यू फिर से आ गई वही। तो इसलिए हम जो हमारा शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट नहीं कहते हैं क्योंकि वो सर्वसंख्या का उपयोग है, हम सर्वसंख्या सामने लिखेंगे, हमने शॉर्टकट कोई नहीं लिया। तो हमारा ये आंसर दोनों सेम है। इस तरह से भी कर सकते हैं और चाहो तो इसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। और 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सब तरह के सवाल आपको करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस आप करते रहें। जैसे एक क्वेश्चन है ज़्यादा बार पूछ लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 2x माइनस 1 प्लस के 12। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि 2 की पावर ये भी x के टर्म में, ये भी x के टर्म में, और 12 अकेला है। तो इस संख्या को हम इधर लेके आएंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इसे। हम लिखेंगे 2 की पावर 2x प्लस 1, अब इधर ये प्लस की इधर आगे माइनस की होगी, माइनस 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 12 हो गया। अब अलग अलग करके देखो, 2 की पावर 2x प्लस हो रहा है तो इंटू 2 माइनस 2 की पावर 2x माइनस में है तो डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12। देखो 2 की पावर 2x को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 12। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x
ब्रैकेट में बचेगा 2 2 या 4 -1 यानी कि 4 -1/2 इक्वल टू 12। इसे और लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2x ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, यहाँ कर लेते हैं हम, इसे लिखेंगे हम 2x। अब हम इसके नीचे 1 मान के इनका कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसे नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर का करेंगे। नंबर का करोगे तो ये बन जाएगा 12 × 2/3 और 3 से हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 4 टाइम, ये बन जाएगा 2 की पावर 2x इक्वल टू 8। अब हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर 3। अब देखो आधार समान मिल गए हम, तो हम घातों की क्या कर देंगे, तुलना। तो लिखोगे आधार होने पर घातों की तुलना करते हैं, तो हम लिखेंगे 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। ये आपका आंसर हो गया। मेन काम होता है इन घातों को कैसे मैनेज किया जाए। अगर आप एक बार इनको मैनेज करना सीख गए अच्छे से, तो आपको ये सवाल आ जाएंगे। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, हर एक सवाल आपको करवाया जा रहा है, आप देखें और प्रैक्टिस करें। ये 9th वालों के लिए नहीं है, ये 10th वालों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में से सवाल आ जाता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो इन चीज़ों को। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी, और अगर कोई भी डाउट रहता है इस टॉपिक में से तो आप पूछ सकते हो, लेकिन आपको ये सर्वसमताएं सब पता होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में टॉपिक आ गया होगा, करली कैसे सॉल्व की जाती है घातांक के रूप में। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में।